अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइकोलॉजी टॉपिक्स। मैं सनम बशीर और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं या जिस टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। अब इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का ये जो टॉपिक है इसे मैंने मज़ीद सब टॉपिक्स जो हैं इसके बना रखे हैं ताकि उन जिन पे हम डिटेल से बात करेंगे और इस इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के टॉपिक को पूरी तरह कवर करने की कोशिश करेंगे। अब जो फर्स्ट थिंग है वो है डेफिनेशन। ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, यानी कि थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करेंगे कि थ्रू आउट द ईयर्स ये डिसिप्लिन या ये जो फील्ड है ये आ रही है, तो स्टार्ट कहाँ से हुई और इसमें क्या क्या न्यू जो रिवोल्यूशंस कब आई और थेरीज हो गई और इसके आइडियोलॉजीज जो इसका हिस्सा हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि एज ए फील्ड साइकोलॉजी क्या क्या काम सर अंजाम देती है। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ थॉट्स, मेन आइडियोलॉजीज ऑफ साइकोलॉजी, जिन पे ये साइकोलॉजी बेस करती है या जिन पे जो बेसिस हैं साइकोलॉजी की, जो नज़रियात, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट थिंग पहले हमने डिस्कस किया है कि हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो डेफिनेशन है साइकोलॉजी का जो वर्ड है, द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, यानी कि दो यूनानी अल्फाज, जब लाइक साइकी, इसके मायने होते हैं माइंड। माइंड का क्या मतलब होगा कि मेंटल प्रोसेसेस जो होते हैं, ठीक है। और लोगोस का मैनी होता है स्टडी, यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो माइंड की स्टडी को क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज, और ये जो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। तो ये एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से जारी करदा डेफिनेशन है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। अब अगर हम देखें तो इस ये जो डेफिनेशन है इसमें 3 टर्म्स ऐसी हैं जिन्हें समझने की या थोड़ा सा डिफाइन करने की ज़रूरत है ताकि बिगनर्स जो हैं उनके लिए आसानी हो जाए। एक वर्ड यूज़ हुआ है साइंटिफिक स्टडी, नेक्स्ट जो है माइंड यूज़ हुआ है, और जो थर्ड वर्ड है वो है बिहेवियर। अब साइंटिफिक स्टडी क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी में जब हम किसी पर्सन को लाइक सब्जेक्ट वगैरह या किसी फिनोमिनन के बारे में जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसे स्टडी करने की, तो साइंटिफिक मेथड यूज़ करके जब हम किसी भी सब्जेक्ट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, किसी भी फिनोमिना को इन्वेस्टिगेट करते हैं साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए, तो वो साइंटिफिक स्टडी होती है। अब साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं? तो ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं, लाइक ऑब्जर्वेंस, साइंटिफिक ऑब्जर्वेंस, हाइपोथेसिस होता है, और इसके अलावा क्वेश्चनियर वगैरह जो डेटा कलेक्टिंग में हमें काम देते हैं, इसके डेटा एनालिसिस होता है, फिर प्रेडिक्शंस होती हैं। लेकिन एक थ्रू आउट एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है जिसे हम या स्ट्रक्चर्ड मेथड्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम एक स्टडी या एक सब्जेक्ट या एक जो फिनोमिना है उसके बारे में उसका एनालिसिस करते हैं। अब माइंड, नेक्स्ट जो टर्म हमने थोड़ा उसकी डिस्क्रिप्शन करनी थी, डिस्क्राइब करना था, वो है माइंड। अब माइंड का जब माइंड की स्टडी में क्या होगा? माइंड की स्टडी में यही होगा कि जो मेंटल प्रोसेसेस चल रहे हैं वो उनकी स्टडी होगी। अब मेंटल प्रोसेसेस जो है ना, इनको अगर हम इजी वर्ड में कहें तो माइंड की जो इंटरनल एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं वो होती हैं मेंटल प्रोसेस, लाइक अटेंशन हो गई, मेमोरी, रिमेम्बरिंग, किसी चीज़ को रिमेम्बर रखना, लर्निंग वगैरह हो गई, परसेप्शन हो गया, यानी कि जो माइंड के इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं ये सारी आ जाएंगी इसमें मेंटल प्रोसेसेस में। एंड बिहेवियर, और बिहेवियर तो आसान सी बात है, जो जो भी हम डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं वो हमारे बिहेवियर में होते हैं। लाइक जो भी थ्रू आउट हर रोज़ हमें इस वर्ल्ड में या रिलेशनशिप्स में या जो भी हमारा किरदार रह रहा होता है वही बिहेवियर होता है। नेक्स्ट, यानी कि अब इसकी हम पूरी तरह इस डेफिनेशन को समझ चुके हैं। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड में क्या आ जाएगा? अभी हमने पढ़ा है कि मेंटल प्रोसेसेस आ जाएंगे। साइंटिफिक स्टडी यानी कि साइंटिफिक जो मेथड्स हैं, लाइक ऑब्जर्व करना, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हो गया, फिर हाइपोथेसिस, और फिर उसकी डेटा कलेक्टिंग हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया,
ETC सारे ये साइंटिफिक मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी फिनोमिना पे जब हम वर्क करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं साइंटिफिक मेथड के ज़रिए, तो साइंटिफिक स्टडी कहलाता है। माइंड, मैंने बताया कि इंटरनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं माइंड की, उन्हें हम स्टडी करते हैं, लाइक परसेप्शन हो गया, अटेंशन हो गया, लर्निंग हो गया, ETC, और कोग्निशन, हाँ कोग्निशन भी, एंड बिहेवियर भी मैं डिफाइन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें डिस्क्रिप्शन पे। अब डिस्क्रिप्शन में हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये जो साइकोलॉजी है एज ए डिसिप्लिन या एज ए सब्जेक्ट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो ये लाइक करती थी, ठीक है। और लोग हज़ारों सालों से इसे पढ़ते आ रहे हैं, नई आइडियोलॉजीज ऐड हो रही थी, नए कंसेप्ट ऐड हो रहे थे, थेरीज ऐड हो रही थी, लेकिन ऑफिशियली जब इसे साइंटिफिक की बेस मिली, वो कब मिली? इन 1879, यानी कि 1879 में विल्हेल्म वॉन्ट ने जब लिप्जिग में एक साइंटिफिक लैब बनाई साइकोलॉजी से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए, तो जो ये साइकोलॉजी है इसे साइंटिफिक फील्ड माना गया, साइंटिफिक फील्ड मानना आ गया, एंड और इसे फिलॉसफी और फिजियोलॉजी से अलग करार दिया गया। यानी कि अब जो साइकोलॉजी है ये अलग एक डिसिप्लिन बन गया। पहले तो इसे फिलॉसफी ही माना करते थे और इसे आर्ट्स में शुमार किया जाता था। इसका क्या फ़ायदा है, रुको मैं आपको बताती हूँ कि जो पहले थेरीज आ रही थी साइकोलॉजी, जब एज ए आर्ट्स डिसिप्लिन या सब्जेक्ट मौजूद था, जो भी थेरीज आती थी, जो भी नई आइडियोलॉजीज आती थी वहाँ, यानी कि लोग तो ऐड कर रहे थे अपने नॉलेज के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक इस डिसिप्लिन में ऐड कर रहे थे। तो उनके अब वो जो आइडियोलॉजीज हैं अब उन्हें साइंटिफिकली पहले टेस्ट किया जाता, अगर वो साइंटिफिक बेसिस पे पूरा उतरती थी, कोई लॉजिक उनकी बनती है, तभी वो साइकोलॉजी में ऐड किए जाते थे, अदरवाइज उन्हें साइकोलॉजी में ऐड नहीं किया जाता। तो ये है साइंटिफिक बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाता है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब जो साइकोलॉजी है इसके मेन जो गोल्स हैं वो 4 हैं। डिस्क्राइब बिहेवियर, बिहेवियर को डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन बिहेवियर, प्रिडिक्ट बिहेवियर, चेंज बिहेवियर। अब डिस्क्राइब बिहेवियर ये है कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, यानी कि जो सब्जेक्ट है या जो भी, अगर किसी फिनोमिना को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हो क्या रहा है। और एक्सप्लेन होता है व्हाई इट इज हैपनिंग, ऐसा अगर कोई एक काम है वो क्यों हो रहा है, ठीक है। और प्रिडिक्ट बिहेवियर है जब हम उसकी काजेज भी जान लेते हैं, उस बिहेवियर को डिस्क्राइब भी हमने कर लिया कि हो क्या रहा है, फिर उसकी काजेज भी जान ली हैं, तो हम ये बताने में हमें आसानी होती है कि इन फ्यूचर ये बिहेवियर कब और कितनी इंटेंसिटी से दोबारा हैपन होगा। और नेक्स्ट है चेंज बिहेवियर। तो चेंज बिहेवियर यानी कि बिहेवियर को कंट्रोल करना, उसे सही या नॉर्मल साइड पे लाना, तब्दील कर देना। अब जो डिस्क्राइब बिहेवियर है, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट, चेंज, इनको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ऐड कर देती हूँ, ताकि बाज़ात डिस्क्राइब और एक्सप्लेन में स्टूडेंट्स गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ये दोनों एक ही किस्म का मीनिंग दे रहे हैं वर्ड्स, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक डिस्क्राइब बिहेवियर, अब मैं ऐड करती हूँ एग्जांपल एक स्मोकर की, ठीक है। वो स्मोकिंग करता है, चेन स्मोकिंग हो गई या एडिक्टिव है, ठीक है। तो अब डिस्क्राइब बिहेवियर में हम क्या ऐड करेंगे इसकी एग्जांपल। तो एक स्मोकर है, हम उसकी स्टडीज कर रहे हैं। डिस्क्राइब बिहेवियर हम कैसे करेंगे कि वो जो स्मोकर है एक दिन में कितनी सिगरेट्स पी रहा है और कितना गैप ले रहा है एक सिगरेट में, चेन स्मोकिंग कर रहा है, एडिक्शन उसकी किस लेवल पे है, इंटेंसिटी क्या है, और वो यानी कि कितने कितने देर बाद वो इस बिहेवियर को रिपीट कर रहा है, ये होगा डिस्क्राइब बिहेवियर, ठीक है। जैसे अब मैं कहूँ वो हर 5 मिनट बाद एक सिगरेट पी रहा है, या फिर एक ही सिगरेट के बुझने से पहले उसी से दूसरी सिगरेट लगा रहा है, यानी कि चेन स्मोकर। तो ये आ जाएगा डिस्क्राइब बिहेवियर। अब जब हम बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे तो हम कहेंगे कि उसकी इस स्मोकिंग की जो उसे हैबिट है या एडिक्शन है, तो इसके पीछे जो रीजंस हैं या काजेज हैं वो क्या हैं। तो जब एक्सप्लेनेशन में हम आएंगे तो एक्सप्लेन करेंगे सोशल सोशल रिलेशनशिप्स, सोशल वैल्यूज़ हो सकती हैं इसके पीछे, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती हैं,
और सोशल फोर्सेस हो सकती हैं, और इस तरह की, यानी कि जो उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो उसे इस एडिक्शन की तरफ लेके आए। ठीक है, अब प्रेडिक्ट बिहेवियर में हम कहेंगे कि इन फ्यूचर ये पर्सन, ये जो इसकी एडिक्शन है, इन फ्यूचर इसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, या ये फिर कब से दोबारा, या ये बिहेवियर वो कब कब रिपीट करेगा, या इसकी इंटेंसिटी कितना रहेगी, ये वो। जैसे कि अगर एक स्मोकर है तो हम कहेंगे कि इन फ्यूचर इसकी जो स्मोकिंग की एडिक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस होने जा रही है। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट इसे समझेगा कि इस बिहेवियर के पीछे जो रीजंस होंगी वो जान पाएगा, तो प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, कि अगर यही जो जिन रीजन की वजह से ये बंदा एडिक्शन की तरफ गया है, स्मोकिंग की तरफ गया है, अगर वो चेंजेबल ना हुई और वो अनचेंज्ड रही इन फ्यूचर, तो ये स्मोकिंग की हैबिट जो एडिक्शन है ये जारी रहेगी। और चेंज बिहेवियर में अब साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि उसने बिहेवियर को जान भी लिया है, वो इसकी रीजंस भी जानता है, तो अब वो चेंज बिहेवियर में क्लाइंट की हेल्प कर सकता है। यानी कि वो जिन रीजंस की बिना पे इंसान उस एडिक्शन का शिकार हुआ है, साइकोलॉजिस्ट अब उन रीजंस को ख़त्म करके या उस क्लाइंट को सपोर्ट करके, सोशल सपोर्ट के ज़रिए, रिलेशन सपोर्ट के ज़रिए, सोसाइटी के ज़रिए, और कुछ एक्सरसाइजेस के ज़रिए, इंटरवेंशंस के ज़रिए, थेरेपीज़ के ज़रिए अब उस जो क्लाइंट की आदत है या उसकी जो एडिक्शन है उसे ख़त्म कर सकता है। ठीक है, ये हो गया डिस्क्राइब बिहेवियर, एक्सप्लेन बिहेवियर, प्रेडिक्ट बिहेवियर और चेंज बिहेवियर। इन्हें हमने एक आसान सी एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है स्कूल ऑफ थॉट्स। इन्हें हम बेसिक आइडियोलॉजीज ऑफ साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी इन्हीं पे लाई कर रही है, इन्हीं पे बेस करती है। तो आज हम सिर्फ इनके नाम पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो में हम इन्हें डिस्क्राइब कर लेंगे एक एक करके, यानी कि हर जो स्कूल ऑफ थॉट है उसे डिस्क्राइब करेंगे, उस पर पूरी वीडियोस होंगी जो हम लोग देखेंगे कि इस स्कूल ऑफ थॉट के बिलीफ्स क्या थे, इनकी थेरीज के क्या पॉइंट मेन थे, इनके मेरिट्स, डीमेरिट्स, और इनके जो पायनियर्स थे जिन्होंने ये थेरीज पेश की। तो स्ट्रक्चरलिज्म फर्स्ट पे, फंक्शनलिज्म सेकेंड, थर्ड पे है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और फिर बिहेवियरिज्म है, साइको एनालिसिस है, ह्यूमनिज्म है, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये था आज की वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद कोई टॉपिक्स, अगर आपको ना कोई किसी टॉपिक में डिफ़िकल्टी हो जाता है कि बाज़ औक़ात क्लास में टीचर्स जब लेक्चर कन्वे करते हैं तो हम ध्यान कहीं और होता है, या फिर कुछ शरारतें हो रही होती है जिसकी वजह से समझ नहीं आती, तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसी टॉपिक पे वर्क कर लेंगे जो आपको समझ ना आ रहा होगा। वरना नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कौन से टॉपिक्स होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।